हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम 2024 डेली क्यूज 3/11/2023 का। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला कथन है, अधिकांश ओईसीडी सदस्य उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनका मानव विकास सूचकांक बहुत उच्च है। दूसरा है, कोस्टा रिका 2021 में ओईसीडी का नवीनतम सदस्य बना है। ओईसीडी का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। तीसरा, तो यहाँ पे सभी तीन कथन क्या है, सही है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी, व्याख्या देखते हैं। कर ओईसीडी एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है जिसकी स्थापना आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। कर अधिकांश ओईसीडी सदस्य राष्ट्र उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनका मानव विकास सूचकांक बहुत उच्च है और उन्हें विकसित देश माना जाता है। अतः कथन एक सही है। कर इसके मुख्यालय की स्थापना वर्ष 1961 में पेरिस, फ्रांस में की गई थी और इसमें कुल 38 सदस्य देश है। अतः कथन 3 सही है। ओईसीडी में शामिल होने वाले सबसे हालिया देश अप्रैल 2020 में कोलंबिया और मई 2021 में कोस्टा रिका थे। अतः कथन 2 सही है। भारत इसका सदस्य नहीं है बल्कि एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है। ओईसीडी द्वारा रिपोर्ट और सूचकांक। सरकार एक नज़र में बेहतर जीवन सूचकांक। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। करा है, सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर अधिनियम के अनुसार 35 से 45 वर्ष की आयु के बीच कोई भी महिला सरोगेसी का विकल्प चुन सकती है यदि उसकी कोई चिकित्सीय स्थिति है जिसके कारण यह आवश्यक है। तो पहला कथन गलत है, सही नहीं है। ठीक है, कर अधिनियम में ऐसे प्रावधान हैं जो महिलाओं को गर्भावधि सरोगेसी का विकल्प चुनने की अनुमति देते हैं। तो दूसरा कथन यहाँ पे सही है, तो केवल बी दूसरा ठीक हो जाएगा। सरोगेसी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक महिला किसी अन्य व्यक्ति या जोड़े निश्चित माता पिता की ओर से बच्चे को जन्म देने के लिए सहमत होती है। सरोगेट, जिसे कभी कभी गर्भकालीन वाहक भी कहा जाता है, वह महिला होती है जो किसी अन्य व्यक्ति या जोड़े के लिए गर्भ धारण करती है और बच्चे को जन्म देती है। आइए देखते हैं अगला कथन, थोड़ा सा और है डिस्क्रिप्शन। कर सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021। कर सरोगेसी अधिनियम 2021 के अनुसार 35 से 45 वर्ष के बीच की आयु की विधवा या तलाकशुदा महिला तथा कानूनी रूप से विवाहित महिला और पुरुष के रूप में परिभाषित युगल सरोगेसी का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, ये लाभ उठाने वाले के लिए। कर सरोगेसी के लिए इच्छित जोड़ा कानूनी रूप से विवाहित भारतीय पुरुष एवं महिला का होगा। पुरुष की आयु 26 से 55 वर्ष के बीच होगी तथा महिला की आयु 25 से 50 वर्ष के बीच होगी और उनका पहले से कोई जैविक या गोद लिया हुआ सरोगेट बच्चा नहीं होगा। ठीक है, अतः कथन सही नहीं है। आइए देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में किए गए बदलाव। कर मार्च 2023 में एक सरकारी अधिसूचना ने प्रदाता युग्मकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हुए कानून में संशोधन किया। इसमें कहा गया है कि इच्छुक जोड़े को सरोगेसी के लिए अपने स्वयं के युग्मकों का उपयोग करना होगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जब सरोगेसी नियमों का नियम 14A लागू होता है, जो चिकित्सा या जन्मजात स्थितियों को सूचीबद्ध करता है तथा एक महिला को गर्भकालीन जेस्टेशनल सरोगेसी का विकल्प चुनने की अनुमति देता है, तो बच्चा इच्छित जोड़े विशेषकर पिता से संबंधित होना चाहिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सड़क सुरक्षा पर दूसरे वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन में हस्ताक्षरित सड़क सुरक्षा पर ब्राजीलिया घोषणा का एक हस्ताक्षर करता है। दूसरा है, तो ये ठीक है। कर सतत विकास लक्ष्य 3 का उपदेश सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली वैश्विक मौतों और चोटों को आधा करना है। दूसरा भी सही है। कर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई दशक 2021-30 को अपनाया, ये भी सही होना चाहिए, ऑप्शन सी। सभी 3 सही है। कर भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022। कर हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जो सड़क दुर्घटनाओं और इससे होने वाली मृत्यु से संबंधित मामलों पर प्रकाश डालती है। सड़क सुरक्षा से संबंधित पहल,
तो सड़क सुरक्षा पर ब्राजीलिया घोषणा 2015। कर इस घोषणा पर ब्राज़ील में आयोजित सड़क सुरक्षा पर दूसरे वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए। भारत भी इस घोषणा पत्र का एक हस्ताक्षर करता है, अतः कथन एक सही है। कर देशों की योजना सतत विकास लक्ष्य 3.6 अर्थात वर्ष 2030 तक सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली वैश्विक मौतों और चोटों की संख्या को आधा करने की है, अतः कथन 2 सही है। फिर है SDG लक्ष्य 3.6 सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों और आघात को कम करता है। तो सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई का दशक 2021 से 30। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2030 तक कम से कम 50% सड़क या दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों और चोटों को रोकने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ वैश्विक सड़क सुरक्षा में सुधार संकल्प को अपनाया है, अतः कथन 2 सही है। वैश्विक योजना सड़क सुरक्षा के लिए समग्र दृष्टिकोण के महत्व पर बल देते हुए स्टॉकहोम घोषणा के अनुरूप है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 310 के अनुसार संविधान द्वारा प्रदत्त प्रावधानों के अतिरिक्त संघ का एक सिविल सेवक राष्ट्रपति की इच्छा पर कार्य करता है। दूसरा है संविधान का अनुच्छेद 309 संसद और राज्य विधानमंडलों को सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार देता है, यानी कि 1 और 2 सही है। तीसरा है कि संविधान के अनुच्छेद 310 के तहत भारत सरकार की शक्ति स्वयं में पूर्ण अंतिम है और सिविल सेवकों के लिए कोई अन्य उपाय उपलब्ध नहीं है, तो ये तीसरा गलत है। संविधान के अनुच्छेद 310 सरकार की शक्ति स्वयं में पूर्ण और अंतिम एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ 2 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कह भारत के संविधान का भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 309 संसद और राज्य विधायिका को क्रमशः संघ या किसी राज्य के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं तथा पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती एवं सेवा की शर्तों को विनियमित करने का अधिकार देता है, अतः कथन 2 सही है। और अनुच्छेद 310 के अनुसार संविधान द्वारा प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर संघ में एक सिविल सेवक राष्ट्रपति की इच्छा से कार्य करता है और राज्य के अधीन एक सिविल सेवक उस राज्य के राज्यपाल की इच्छा से कार्य करता है, अतः कथन 1 सही है। तीसरा जो है, किंतु अनुच्छेद 310 के तहत भारत सरकार की यह शक्ति अंतिम या पूर्ण नहीं है तथा सिविल सेवकों के पास केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने जैसे कई अन्य विकल्प उपलब्ध होते हैं, ठीक है, अतः कथन 3 सही नहीं था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा हाल के आयकर रिटर्न आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा पिछले वर्ष की तुलना में आयकर रिटर्न दाखिल करने में वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में करदाताओं की संख्या में उत्तरोत्तर कमी आई है। तीसरा है भारत में अत्यधिक अमीरों और मध्यम वर्ग के बीच संपत्ति का अंतर कम हो रहा है। तो ध्यान देना है कि पिछले वर्ष की तुलना में आयकर रिटर्न दाखिल करने में वृद्धि हुई है। कह रहा हाल के वर्षों में करदाताओं की संख्या में उत्तरोत्तर कमी नहीं आई, वृद्धि हुई है। कह रहा भारत में अत्यधिक अमीरों और मध्यम वर्ग के बीच संपत्ति का अंतर कम हो रहा है, नहीं बढ़ रहा है। ये तीसरा गलत है, दूसरा गलत है। कितने कथन सही है, तो ये केवल एक ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। समग्र कर फाइलिंग मूल्यांकन वर्ष 2021-22 वित्तीय वर्ष 2021 में कुल 6.75 करोड़ करदाताओं ने आयकर रिटर्न जमा किया, जो पिछले वर्ष की 6.39 करोड़ फाइलिंग से 5.6% की वृद्धि को दर्शाता है। कर हालांकि देश भर में लगभग 2.1 करोड़ करदाताओं ने कर का भुगतान किया लेकिन रिटर्न दाखिल नहीं किया, अतः कथन 1 सही है। आगे देखते हैं। करदाता आधार का विकास। कर हाल के वर्षों में करदाताओं की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। यह संख्या मूल्यांकन वर्ष 2018-19 में 5.87 करोड़ थी, जो मूल्यांकन वर्ष 2021-22 में बढ़कर 6.7 करोड़ हो गई। हालांकि शून्य कर का भुगतान करने वाले करदाताओं का प्रतिशत भी मूल्यांकन वर्ष 2018-19 में 40.3% से बढ़कर मूल्यांकन वर्ष 2021-22 में 66% हो गया, तो कथन दूसरा सही नहीं है। आलोचना क्या है? अरे क्वेश्चन क्या था? हाँ ठीक है, आइए देखते हैं।
हाल के वर्षों में करदाताओं की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। संख्या मूल्यांकन वर्ष 2018-19 की 5.87 करोड़ थी, जो मूल्यांकन वर्ष 2021-22 में बढ़कर 6.7 करोड़ हो गई है। हालांकि शून्य कर का भुगतान करने वाले करदाताओं की प्रतिशत भी मूल्यांकन वर्ष 2018-19 में 40.3% से बढ़कर मूल्यांकन वर्ष 2021-22 में 66% हो गया। तक कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि वहाँ कमी की बात कर रहा है। आलोचना, आलोचक भारत में अत्यधिक कमी और मध्यम वर्ग के बीच बढ़ते धन के अंतर को स्पष्ट करते हैं, क्योंकि शीर्ष 1% आय अर्जित करने वालों की आय की कुल हिस्सेदारी वर्ष 2013-14 से 2021-22 तक 17% से बढ़कर 23% हो गई है। तो कथन 3 सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन संशोधन अधिनियम 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करैया व्यापक देखभाल तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सीय, यूजेनिक, मानवीय और सामाजिक आधार पर सुरक्षित एवं कानूनी गर्भपात सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करता है। दूसरा है, भ्रूण में पर्याप्त असमानताएं होने पर 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त करने हेतु राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय की आवश्यकता होती है। तो पहला दूसरा सही है। ये विशेष श्रेणी की महिलाओं के लिए गर्भधारण की ऊपरी सीमा को 20 से बढ़ाकर यहाँ 28 वर्ष नहीं 24 सप्ताह कर देता है। 20 से बढ़ाकर 28 सप्ताह कर देता है, जिनमें बलात्कार, अनाचार की पीड़ित और अन्य कमजोर महिलाएं शामिल है। तो यहाँ ध्यान देना है कि कथन हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन संशोधन अधिनियम 2021। अधिनियम में संशोधन से महिलाओं के लिए सुरक्षित गर्भपात सेवाओं का दायरा और पहुंच बढ़ेगी तथा उन महिलाओं के लिए गरिमा, स्वायत्तता, गोपनीयता एवं न्याय सुनिश्चित होगा जिन्हें गर्भावस्था को समाप्त करने की आवश्यकता है। करैया व्यापक देखभाल तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सीय, यूजेनिक, मानवीय और सामाजिक आधार पर सुरक्षित एवं कानूनी गर्भपात सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करता है। अतः कथन 1 सही है। आगे देखते हैं। भ्रूण में पर्याप्त असमानताएं होने पर 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय की आवश्यकता होती है। कथन 2 सही है। यह विशेष श्रेणी की महिलाओं के लिए गर्भधारण की ऊपरी सीमा को 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर देता है, जिनमें बलात्कार, अनाचार की पीड़ित और अन्य कमजोर महिलाएं शामिल है। कथन तीसरा सही नहीं है। चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, ये बॉन्ड केवल पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में ही भुनाए जा सकते हैं। ठीक है। दूसरा है कि बॉन्ड प्रदानकर्ता का नामांकित नहीं होता है। तो ये भी सही है। भारतीय स्टेट बैंक इन बॉन्ड को जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत होता है, जो जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए ही वैध होता है चुनावी बॉन्ड। ठीक है ना। तो ये तीनों कथन जो है सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा 1, 2, 3। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो चुनावी बॉन्ड क्या होता है देख लेते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना के पीछे मुख्य विचार भारत में चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाना था। ये बॉन्ड केवल पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में ही बनाए जा सकते हैं। कथन 1 सही है। बॉन्ड प्रदानकर्ता का नाम अंकित नहीं है। कथन 2 सही है। चुनावी बॉन्ड की खरीद के माध्यम से राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से कम का योगदान देने वाले दानकर्ताओं को अपनी पहचान विवरण जैसे पैन आदि प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक इन बॉन्ड को जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत है, जो जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। CERT इन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो CERT इन कंप्यूटर सुरक्षा संबंधी घटनाओं के घटित होने पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। CERT इन गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नीति इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय से रिलेटेड है। ठीक है, पहला तो सही है, दूसरा गलत है। CERT इन सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के संगठनों को सेवाएं प्रदान करता है। तो कितने सही है? केवल 2 होना चाहिए। आइए देखते हैं। CERT इन कंप्यूटर सुरक्षा संबंधी घटनाओं के घटित होने पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। तो कथन 1 सही है। CERT इन भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक सरकारी संगठन है, जिसे भारतीय साइबर स्पेस को सुरक्षित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। तो CERT इन घटना निवारण और प्रतिक्रिया सेवाओं के साथ साथ सुरक्षा गुणवत्ता प्रबंधन सेवाएं भी प्रदान करता है। कथन 2 सही नहीं है। CERT इन का निर्वाचन क्षेत्र भारतीय साइबर समुदाय और भारतीय साइबर स्पेस है। CERT इन सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के संगठनों को सेवाएं प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त CERT इन
व्यक्तियों और घरेलू उपयोगकर्ताओं को भी सेवाएं प्रदान करता है। तो कथन 3 सही है। चलिए आगे देखते हैं। भारत यूनाइटेड किंगडम संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, दोनों देशों के बीच पहली पीढ़ी की द्विपक्षीय निवेश संधि पर वर्ष 1994 में हस्ताक्षर किए गए थे। फिर है, भारत ने हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये लगता है दोनों सही होना चाहिए। ठीक है, अब डेटा है, यदि ये 1994 सही है तो सही होना चाहिए। वो क्या है, कौन सा कथन सही है? तो एक ही कथन सही है। चलिए कोई बात नहीं। तो पहला कथन ही इसमें सही है कि दोनों देशों के बीच पहली पीढ़ी की द्विपक्षीय निवेश संधि पर वर्ष 1994 में हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ने हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये कथन सही नहीं होना चाहिए। तो देख लेते हैं किस कारण से नहीं है। फिर भारत यूनाइटेड किंगडम संबंध, भारत यूनाइटेड किंगडम के बीच पहली पीढ़ी के BIT पर वर्ष 1994 में हस्ताक्षर किए गए थे, जो इस तरह की संधि के साथ भारत का पहला अनुभव भी था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के साथ BIT के कथित उल्लंघन से जुड़े व्हाइट इंडस्ट्रीज मामले के बाद भारत ने विदेशों के साथ अपने सभी 83 BIT को समाप्त करने का निर्णय लिया है और वर्ष 2016 में यूनाइटेड किंगडम सहित 77 देशों को टर्मिनेशन नोटिस भेजे गए। साथ ही भारत सरकार ने अपने मॉडल BIT को भी संशोधित करने का निर्णय लिया है। तो कथन एक सही है। कर भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौता वार्ता वर्तमान में बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पे है। दोनों देश समझौते पर हस्ताक्षर करने के करीब है। था कथन 2 सही नहीं है, अभी करीब है कि ये नहीं है। आगे देखते हैं। अल नीनो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल नीनो के दौरान संपूर्ण उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में सतही हवाएं सामान्य से दुर्बल होती है। फिर है, किसी भी दशक के दौरान सबसे गर्म वर्ष आमतौर पर अल नीनो वाले होते हैं। तीसरा है, विश्व में अल नीनो का प्रभाव इतना प्रबल हो सकता है कि इससे असामान्य मौसम की घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पे तीनों सही होना चाहिए। देखते हैं। तो अल नीनो के दौरान संपूर्ण उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में सतही हवाएं सामान्य से दुर्बल होती हैं। मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य से अधिक गर्म होता है। इंडोनेशिया में वर्षा औसत से कम होती है और मध्य पूर्वी प्रशांत महासागर में औसत से अधिक होती है। तो कथन एक सही है। कर किसी भी दशक के दौरान सबसे गर्म वर्ष और आमतौर पर अल नीनो वाले होते हैं और सबसे ठंडे वर्ष आमतौर पर ला नीना वाले होते हैं। अतः कथन 2 सही है। कर संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों व विश्व के अन्य हिस्सों में अल नीनो और ला नीना का प्रभाव इतना प्रबल हो सकता है कि वे चरम मौसम की ऐसी घटनाएं जो ऐतिहासिक टिप्पणियों की तुलना में उच्चतम या न्यूनतम 10% घटित होती है की संभावना को बढ़ा देते हैं। अतः कथन तीसरा सही है। चलिए आगे देखते हैं। तो आज हमने 10 क्वेश्चन देख लिया। तो कल भी